नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के नए वीडियो में हम एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन में डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है भारत की जो नेवी है, उसका जो मॉडर्नाइज़ेशन प्लान है, वो काइंड ऑफ इज़ बेटर दैन इंडियन एयर फ़ोर्स। हम उसके कारणों को समझेंगे, उसकी पूरी एनालिसिस को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो चलिए वीडियो का जो कंटेंट है उसमें हम सीधे चलते हैं, प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो जो अगर हम फंडामेंटल जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही है कि क्यों जो इंडियन एयर फोर्स है वो लैग कर रही है कंपेयर टू द इंडियन नेवी इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और ये मॉडर्नाइजेशन सारे आर्म्स ऑफ द फोर्सेस के लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो कि आप देखेंगे कि पूरा सब कॉन्टिनेंट एक तरीके से डिस्टेबलाइज हो गया है। और इसलिए ज़रूरी है कि हमारी सारी फोर्सेस इन बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बहुत कई सालों से जो हमारी फोर्सेस है उनका जो मॉडर्नाइजेशन था वो पेंडिंग रहा है। बट पोस्ट 2014 या 14 जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे लेट श्री मनोहर पारिकर, उन्होंने जिस तरीके का मॉडर्नाइजेशन अप्रोच लिया वो उसके जो फल देखते हैं वो हम आज भी देख रहे हैं। बट पेस जो है वो अभी भी एक प्रॉब्लम है। तो हम यही डिस्कस करेंगे कैसे दोनों जो आर्म फोर्सेस के सेगमेंट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से बिल्कुल पोलर अपोजिट है। और इसलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगर पूरा एक शॉर्ट समरी समझे कि पहली बात तो है जो वॉल्यूम और पेस है, उसके मामले में नेवी जो है वो फार आउट पेसेस द इंडियन एयर फोर्स। क्योंकि अगर हम देखें तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि हर 40 दिन में ऑन एन एवरेज इंडियन नेवी ने पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो हर 40 दिन में एक नया प्लेटफॉर्म इंडक्ट हुआ है इन द इंडियन नेवी। अब चाहे वो फ्रिगेट हो, चाहे वो एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट एक कंटिन्यूस एक साइकिल चलता रहा है एक नए इंडक्शंस का, जो कि हमारे एयरफोर्स के केस में देखने को नहीं मिला है। और अगर हम यूँ समझें कि क्यों ऐसा देखने को हमको मिल रहा है कि दोनों फोर्सेस सेम गवर्नमेंट की है, सेम तरीके की हैं, डिस्पाइट उसके भी एक बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों की कैपेबिलिटी मॉडर्नाइजेशन में। तो पहला है नेवी का जो इंटीग्रेटेड मॉडल है और जो एयरफोर्स का जो एक कस्टमर ओनली मॉडल है, वो जो अपने प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने का। इन दोनों अप्रोच को हम इन डेप्थ समझेंगे। तो इसी अप्रोच की वजह से मेरा ये मानना है कि दोनों फोर्सेस के बीच में एक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। और इसी कारण हम जो देख रहे हैं एयरफोर्स के पास टू अराउंड 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की कमी है। तो वो कहीं ना कहीं इस अप्रोच की गलती की वजह से देखने को मिल रहा है। तो क्या है कि जो हमें ज़रूरी है कि हम क्यों मॉडर्नाइज करें। तो हम अगर देखें तो पहली बात हमने डिस्कस करी कि कैसे पूरा सब कॉन्टिनेंट एक तरीके से डिस्टेबलाइज्ड है। और रिसेंट कुछ इवेंट्स जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पुलवामा हुआ, उस तरीके के इवेंट्स, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि सारे जो फोर्सेस हैं हमारी वो अपने मोस्ट मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में रहे। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट कि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग द फोर्सेस इन देयर बेस्ट शेप, बट ऑल्सो कि एक ओवरऑल देश का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी इस पे डिपेंडेंट करता है कि हम कैसे इन सारी फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। क्योंकि इनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, इनके पीछे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, R&D वगैरह जाएंगी, वो इसी देश के लोग करेंगे। और उससे एक ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक सोशल अपवर्ड मूवमेंट का जो फिनोमिना है वो देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। सो इस केस में जो अगेन हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियन एयरफोर्स का जो कैपिटल आउटले है इट इज़ ए लिटिल बिट बेटर दैन द इंडियन नेवी, डिस्पाइट दैट हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो अगर हम समझे कि कैसे, अगर थोड़ा डिटेल में समझे कि कैसे एक डाइवर्जेंस देखने को मिली है, तो पहली बात तो जैसा हमने डिस्कस किया कि पेस ऑफ इंडक्शन जो है वो इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही फार स्लोअर दैन द इंडियन नेवी। उसके बाद अगर हम इस फैक्ट को ध्यान में रखें कि पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाने के लिए 11 ब्रह्मोस की ही ज़रूरत पड़ी थी, तो उस हिसाब से जो रिसेंट कुछ इंडक्शंस हुए हैं शिप्स के, उनमें करीबन 56 to 64 ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं। प्लस उसके अलावा जो INS अरिहंत कैटेगरी के न्यूक्लियर SSBNs हैं वो अलग से है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन नेवी के अपने कुछ कमियां नहीं हैं। उसमें से फिलहाल की जो सबसे बड़ी कमी है वो एक SSN यानी कि एक न्यूक्लियर सबमरीन का ना होना, यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का ना होना। क्योंकि फिलहाल जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये स्ट्रेटेजिक सबमरीन है, इनका एक्टिव डे टू डे
के जो वॉर ड्यूटीज़ है उसमें यूज़ नहीं होना है, ये बस एक फाइनल ब्लो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए है। लेकिन जो आपका डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे हाँ, जो डे टू डे एक्शन के लिए काम आएगा वो आपका एसएसएन सब न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स है, वही आपके मेन हिस्सेदारी लेंगे वॉर में। एंड उसके एसएसएन हमारे पास फ़िलहाल एक भी नहीं है। हालाँकि जो 2 इस कैटेगरी के सबमरीन्स हैं उनको एक्वायर करने की जो क्लियरेंस है वो दे दी गई है, बट वो आने में अभी भी समय है। सो ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी बिल्कुल एकदम उनका साथ भी सब कुछ सही चल रहा है, बट इट इज़ स्टिल बेटर देन व्हाट द एयर फोर्स इज़ डूइंग। बीइंग सेड दैट, जो इंडिजिनस कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो इंडियन नेवी है वो अपने प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, जो कि फ़िलहाल इंडियन एयर फोर्स के केस नहीं है। एंड इसीलिए आप में से कितनों ने सुना है पता नहीं, बट इंडियन नेवी का अपना खुद का एक डिज़ाइन ब्यूरो है जो एक्टिवली इन सब चीज़ों में पार्ट लेता है विद कोलैबोरेशन की विद द इंडियन इंडस्ट्री एंड डीआरडीओ ऑब्वियसली। सो जो स्ट्रेटेजिक ट्रेजेक्ट्री है कि भाई हम जो इंडियन नेवी का अप्रोच है कि हमारे पास जो भी है हम उसका बेस्ट यूज़ करके हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, रादर देन वी कीप सिटिंग कि कब कोई फॉरेनर आएगा और हमें एक टॉप नॉच क्वालिटी की प्रोडक्ट देगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ नॉट द केस फॉर इंडियन नेवी, बट इट हैज़ बीन द अप्रोच फॉर इंडियन एयरफोर्स। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भारत में एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस के लिए जो नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग, नॉट जस्ट R&D, बट ओवरऑल जो टैलेंट बेस या फिर इंडस्ट्रियल बेस चाहिए और जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो फ़िलहाल वो चीज़ें नहीं हैं। इसलिए भी इंडियन एयरफोर्स को कई बार मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ता है विद दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच। तो हम, जैसे मैंने बताया कि पिछले 2 सालों में आईएनएस सूरत, वागशीर, उसके बाद MH-60 हेलीकॉप्टर्स का इंडक्शन, नीलगिरी, आईएनएस इम्फॉल, आईएनएस निशांक, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस जलश्वा, इस तरीके के कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो इंडिजिनस ऑरिजिन के हैं उनको इंडक्ट किया गया। और ये भी कहा गया, जब रशिया से हम एक डिस्ट्रॉयर की डिलीवरी ले रहे थे, तब हमारे रक्षा मंत्री जी ने बताया था कि पॉसिबली ये भारत का लास्ट इम्पोर्टेड शिप होगा, इसके बाद से सारी शिप्स जो है वो हम मोर और लेस इंडिया में ही बनाएंगे। एंड ये एक कैपेबिलिटी शिफ्ट ही दिखा रहा है। ये नॉट जस्ट ये कि भाई एक पॉलिसी शिफ्ट है, ये टोटल कैपेबिलिटी शिफ्ट भी दिखा रहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक यार्ड्स है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो कितनी ज़्यादा एक मैच्योरिटी की तरफ आ गई है। वो इसलिए आई है क्योंकि इंडियन नेवी ने एक्टिवली इन पे ट्रस्ट करके इनको प्रोजेक्ट्स दिए हैं बनाने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, अभी भी दे रहे हैं। P-76 आएगा, P-75I आ रहा है, एंड इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स जो ये डॉक्स हैंडल करते हैं, इनकी वजह से इनकी कैपेबिलिटी ऐसे एक दिन में नहीं, ऐसे 2-3 साल में नहीं है, कहीं 2-3 डेकेड से डेवलप हुई है। और आज ये नौबत आई है कि हमारे रक्षा मंत्री ये बोलते हैं। और अगर आप इन डेप्थ और जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके की कैपेबिलिटी आ गई है कि हम मोस्टली सारे अपने सिस्टम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर एयरक्राफ्ट कैरियर। सो एक तरीके से जो हम अगर समझें कि किस तरीके की कैपेबिलिटी एडिशंस हुई हैं, तो आपको दिखेगा कि SSBNs ऐड हुए हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स ऐड हुए हैं, उसके बाद आपके सबमरीन्स भी धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। सो एक तरीके से एक ओवरऑल जो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कैपेबिलिटी है, नॉट जस्ट कि भाई एक टाइप के सिस्टम, बट हर टाइप के सिस्टम एक्टिवली इंडक्ट, डेवलप और उनको मैन्युफैक्चर करके मास ऑर्डर्स दिए जाना और उसके बाद उसको टाइमली इंडक्ट करना, ये नेवी के केस में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है इंडियन एयरफोर्स ने चीज़ें इंडक्ट नहीं की है, तेजस मार्क 1 के बहुत बड़े ऑर्डर्स दिए गए हैं। हालांकि सुखोई 30 के जो एडिशनल ऑर्डर्स है वो पुराने जो हमने लूज़ किए हैं एक्सीडेंट में उसको रिप्लेस करने के लिए है। MQ-9 भी उसके 30 ही है, उसको कोई बड़ा ऑर्डर नहीं कह सकते। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है। C-295 मेरे ख्याल से, उसके बाद कुछ टाइम में आपको MTA को लेकर भी कोई खबर मिल जाएगी। LCH भी एक बड़ा डील है जो साइन कर दिया है फाइनली इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने। सो कुछ पार्ट्स आए हैं, बट अगेन द पॉइंट इज़ कि जो कैपेबिलिटी है वो ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स अपने फुल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो उनको चाहिए या फिर जो भी उनको फ्लीट स्ट्रेंथ है जो उनको चाहिए वहाँ पे है। बट इंडियन नेवी के केस में वो एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ कि 2035 तक 200 शिप्स का उनको हम इंडियन नेवी 200 शिप्स की बनी हो, और उसकी तरफ हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। सारे जो हमारे शिपयार्ड्स हैं उनको कोई ना कोई मेजर ऑर्डर दिया जा रहा है। एंड बट दैट इज़ नॉट द केस विथ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स अभी भी वेट कर रही है कि कब हो सकता है हमको LCA मार्क होने के इंजन मिले, कब हमें सरकार से
जो रफ़ाल डील है, जब 90 टू 114 व्हाटएवर इट मे बी, उसका गो अहेड मिले, क्या हमारे पास SU-57 या फिर कोई अदर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आएगा कि नहीं, वो तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो इंडियन इंडस्ट्री है उसका रोल ज़्यादा से ज़्यादा एक स्क्रू ड्राइवर मैन्युफैक्चरर तक ही सीमित रहेगा। और इनमें से कोई भी एक एक्सेप्ट HAL, इनमें से कोई भी जो इंडस्ट्री पार्टनर है, चाहे वो स्पेशली प्राइवेट पार्टनर, वो कोई भी इनोवेटर या फिर एक लीड डिज़ाइनर या डिज़ाइन हाउस की तरह एक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ बाहर से खोखा लाएंगे, इन उसको स्क्रू ड्राइवर से जोड़ेंगे एंड दैट्स इट, वो डिलीवर कर दिया जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द केस विद इंडस्ट्रीज विथ रिगार्ड टू इंडियन नेवी। यहाँ पे चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको प्रोटोटाइप टेस्टिंग भी यहाँ होती है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी यहाँ होती है, उनको प्रॉपर्ली टेस्ट करके उनको प्रोडक्ट को इंडक्ट भी कर लिया जाता है इन केस ऑफ इंडियन नेवी। तो उसका सबसे बड़ा कारण जब मैंने बताया कि जो इंडियन नेवी है उसका अपना एक डिज़ाइन ब्यूरो है, वो एक्टिवली डिज़ाइन में पार्ट लेते हैं, वो हेल्प करते हैं इंडस्ट्री को समझने में कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी चाहिए। तो वो एक एक्चुअल नॉट जस्ट एज अ कस्टमर पार्ट लेते हैं इस पूरे नए सिस्टम को इंडक्ट करने की प्रोसेस में, बट वो खुद एक इनोवेटर या फिर खुद एक डिज़ाइन हाउस की तरह प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, नए सिस्टम के इंडक्शन के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। नॉट द केस विद इंडियन एयरफोर्स, वो एक कस्टमर ओनली सिस्टम ही है कि भाई हम अपने PSQR और हम अपने QRs रहेंगे, हम बीच बीच में उसको चेंज कर देंगे, फिर उससे डिले होगा और फिर मिसअलाइनमेंट्स एंड उसके बाद चीज़ें फिर हे वायर हो जाती हैं। एंड वी ऑल नो उसके कारण क्या होता है। तो कई सारे पॉइंटर्स है इसमें, अगेन GSQRs, PSQR, इस तरीके से ये इशू मेरे ख्याल से पिछले सेमिनार में भी आई थिंक न्यू स्पेस से रिलेटेड एक हमारे एडमिरल है इंडियन नेवी के, जो जिन्होंने LCA का जो नेवल वर्जन है वो उड़ाया था, उन्होंने भी इस तरीके की चीज़ें पॉइंट आउट करी थी कि जहाँ पे QRs इस तरीके से लिखे जाते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता है। एंड दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम मी, ये उन नेवी के एविएटर्स से आ रहा है जिन्होंने LCA नेवल प्रोग्राम को लीड किया है। सो एंड जो बहुत इन सब मामलों में एक्सपीरियंस्ड है। सो अगेन जो एयरफोर्स वाला पार्ट है, इट इज़ रिडल्ड विद ब्यूरोक्रेसी, इंडस्ट्रियल बेस्ड डिपेंडेंसी, फिर बजटरी प्रेशर। आधे टाइम जैसे LCA Mark II AMCA के केस में हमको पता है कि हमको डिस्पाइट की बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स थी, डिस्पाइट कि हमारे जो सामने दोनों थिएटर्स हैं वहाँ पे मैसिव मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तब भी CCS का क्लियरेंस 2023 या 24 में दिया जाता है। सो इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं, दैट इज़ डिसहार्टनिंग टू सी। उसके अगेन अगर सिंपल से हम अगर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में ही जो अगर एक सिंपल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखें तो प्रोग्राम वेलोसिटी के केस में इंडियन नेवी का बहुत फास्ट है, सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिजिनस या फिर इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ एंगेज कर रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर्ड टू इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि वो खुद एक डिज़ाइन हाउस की तरह इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट में। बट वहीं अगर ऑन दी अदर हैंड इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो रिलायंस जो है वो सबसे ज़्यादा जो बहुत रिलाई करते हैं एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल, चाहे वो HAL हो चाहे वो DRDO हो, जिसके बाद उसके कारण बहुत ज़्यादा मिसअलाइनमेंट रहती है कि भाई उनकी एक्सपेक्टेशन, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, HAL कुछ डिलीवर सकता है, अब DRDO कुछ डिलीवर कर सकता है, और तीनों ही आपस में अलाइंड नहीं है। तो उसकी वजह से एक मिसट्रस्ट या फिर एक तरीके से एक बैड फीलिंग डेवलप होती है और वो फिर प्रोजेक्ट को मैसअप कर देती है। फिर उसके बाद जो सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है, अब चूँकि QR इस तरीके से सेटअप किए गए हैं विदाउट कीपिंग इन माइंड कि हमें इंडियन इंडस्ट्री कितना डिलीवर कर सकती है एज ए पॉइंट ऑफ टाइम, फिर उसकी वजह से हमें उन QRs को ध्यान में रखते हुए बाहर से सप्लाई लेनी पड़ती है। एंड वहाँ पे फिर हम सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किए बिना ही ऐसे लोगों को ऑर्डर दे देते हैं जो हमको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एज अ लेवरेज यूज़ करते हैं। सो इस तरीके की इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स के केस में देखने मिलते हैं। और अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन बहुत ही, मेरे ख्याल से इंडियन एयरफोर्स के केस में बहुत ही रिएक्टिव है, रिस्पॉन्सिव नहीं है कि भाई पहले बालाकोट होगा तो फिर हम SDRs को मॉडर्नाइज करने का पूरा एक मुहिम चलाएंगे, फिर पुलवामा में ऑपरेशन सिंदूर होगा, फिर हम एक पूरा फुल फ्लेजेड मुहिम चलाएंगे कि हमें लॉन्ग रेंज एम्यूनिशंस चाहिए। तो एक काइंड ऑफ वी आर नॉट अहेड ऑफ द कर्व इन टर्म्स ऑफ आवर एयर पावर इनोवेशन। और वो उसका कारण ये भी है क्योंकि अब जो एयरफोर्स है वो खुद एक इनोवेटर की तरह काम नहीं करते हैं, वो अपने आप को एज अ कस्टमर ही देखते हैं। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। उसके बाद
इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सी इंडियन एयरफोर्स का जो जो मेजर लोग समझते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो पॉइंट ऑफ मतलब ड्यूटी है कि उनको सिर्फ लैंड मास ही कवर करना है, बट थिंग इज दैट इन द इंडियन एयरफोर्स इन टाइम्स ऑफ नीड उनको हो सकता है पूरा का पूरा इंडियन ओशन रीजन कवर करना पड़े, एंड दैट कांट बी डन विद द हेल्प ऑफ ओनली इम्पोर्टेड सिस्टम, और जिनकी सप्लाई चेन पूरी तरह बाहर डिपेंडेंट हो, डिस्पाइट कि उसका एक कोई फैक्ट्री टीओटी के नाम पे भारत में दे दिया गया हो। उस फैक्ट्री में सामान तो आ तो बाहर से ही रहा है ना, डजेंट मैटर कि वो भारत में फैक्ट्री है तो क्या हुआ, सामान तो बाहर से ही आ रहा है। एंड अगर मान लो 80% 90% भी भारत में बन रहा है, अगर 10% जो बचा वो इतना क्रिटिकल है कि उसके एब्सेंस में बचे 70-80% जो इंडिया में बन रहा है वो यूजलेस हो जाता है। जैसे एलसीए के केस में कि इतना सारा एलसीए का 60-70% इज इंडिजिनस बट द इंजन इज नॉट इंडिजिनस, तो हो गया ना कि आपका 70% इंडिजिनस होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो तेजस तो ग्राउंड पर ही बैठा रहेगा। सो दैट इज द केस कि कैसे काइंड ऑफ एक जो दोनों आर्म्ड सिस्टर सर्विसेज की अप्रोच है एक नए प्लेटफॉर्म को बनाने का या फिर उसको बना के इंडक्ट करने का, वो एक बहुत ही अलग और अपोजिट रिजल्ट्स दे रहा है इन केस ऑफ एयरफोर्स नॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो दैट इज अनदर थिंग, बट द गुड थिंग्स आर कि हमारे जो मिसाइल वाला पार्ट है उसने काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाल के रखी है। जो ऑपरेशन सिंदूर का हीरो था वो ब्रह्मोस था, नीडलेस टू से। सो ब्रिजिंग गैप ये कैसे हो सकता है कि भाई एक तो हमें एयरफोर्स का भी एक प्रॉपर डिज़ाइन ब्यूरो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सरकार को, एंड उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग कि भाई डीआरडीओ को तो पैसा मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, बट द एयरफोर्स डिज़ाइन ब्यूरो मच लाइक द यूनाइटेड एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी, उनको भी अपना एक रिसर्च ब्यूरो होना चाहिए। एंड दैट इज़ द केस विथ ऑल लीडिंग पावर्स, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो। इनकी एयर फोर्सेस के अपने बहुत ही डेडिकेटेड एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी होती है। एएफआरएल एक्चुअली यूएस का है, बट मुझे मालूम है यहाँ पे कई लोग आके बोलेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का भी एक पर्टिकुलर एयरफोर्स स्कूल है विच टेक्स केयर ऑफ द डिज़ाइन पार्ट, बट टू बी ऑनेस्ट दैट इज़ नॉट इनफ। वो बहुत ही लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ कि वो किस तरीके की रिसर्च, व्हेन आई से रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एक प्लेटफॉर्म बना के ले जाओ देन दे विल टेस्ट इट एंड दे विल गिव यू अ फीडबैक। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जहाँ पे वो खुद एक प्लेटफॉर्म को इमेजिन करें, उसको डिज़ाइन करें, देन गिव दैट डिज़ाइन टू द इंडस्ट्री जिसका वो प्रोटोटाइप बना के आपको देंगे। अभी के केस में सिविलियंस आर डिजाइनिंग दी प्लेटफॉर्म, इमेजिनिंग दी प्लेटफॉर्म विद इनपुट्स फ्रॉम दी एयरफोर्स, बट द थिंग इज दैट एयरफोर्स को क्या चाहिए, उनके ही पर्सनल्स, उनके ही एयर वॉरियर्स, उनको ज़्यादा समझ होगी उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और अगर उनको उनके हाथ में प्रॉपर टूल्स और फंडिंग दिए जाए, वो खुद बेटर प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर पाएंगे कंपेयर टू दी सिविलियंस हु आर इन डीआरडीओ और एडीए, जो फिलहाल जिनके कंधों पे पूरा ये डिज़ाइनिंग का काम, चाहे वो एलसीए हो चाहे वो एएमसी हो, उनके कंधों पे है। आई स्टिल बिलीव अगर प्रॉपर एक डिज़ाइन ब्यूरो एयरफोर्स को दिया जाए, इट विल ईल्ड मच बेटर रिजल्ट इन कमिंग 2-3 डिकेड्स। उसके बाद प्रोक्योरमेंट को लेके और प्रोग्राम्स मैनेजमेंट को लेके मेरे ख्याल से हमारे जो रिसेंट एक एम्पावर्ड कमेटी बैठी थी उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है। सो आई थिंक ओवरऑल जो मेरा मानना है कि गिवन वी प्रॉपरली execute these or just copy the Indian Navy's approach, Indian Air Force will be in a much better place in coming 10 to 15 years. So यहाँ पे हम हो सकता है कि इनिशियली हमको जो नेवी वाला अप्रोच है वो एक बहुत ही स्ट्रेनस हो, मेहनत लगे, बट लॉन्ग टर्म में, नॉट जस्ट लॉन्ग टर्म बट मिड टर्म में ही, नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में वो आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, रादर दैन कि आप एक प्रोक्योरमेंट हैवी, यानी कि मतलब इंपोर्ट हैवी अप्रोच ले और
इवेंचुअली भी आप ऑलवेज आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी ने आपसे बेटर सॉल्यूशन डेवलप कर लिया है। दैट वो आप कस्टमर सेंट्रिक, वो जो एज है वो आपको कस्टमर सेंट्रिक प्रोक्योरमेंट से नहीं मिलेंगे। उसमें आपके जो मेन कस्टमर है, यानी कि इस केस में इंडियन एयरफोर्स, उसको भी इनोवेशन में पार्ट लेना पड़ेगा। एंड मे बी दैट विल बी मोर हेल्पफुल। उसके बाद नॉट जस्ट, अगर हम बात करें कि इन जनरल जो इस तरीके के नेवी के अनप्रेसिडेंटेड मॉडर्नाइजेशन हुए, अराउंड 40 नए प्लेटफॉर्म आए हैं लास्ट, सॉरी 15 न्यू प्लेटफॉर्म आए हैं इन लास्ट 2 to 3 इन 2 years। सो दैट इज़ आवर नीड कि भाई इस तरीके का हमें फास्ट मूविंग प्रोक्योरमेंट इंडियन एयरफोर्स के केस में भी देखने मिले, जहाँ पे फिलहाल लगभग 200 फाइटर जेट्स की कमी है। और अगर हम ये माने कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसे 42 की जगह करीबन 50 कर दिया गया है, तो ये 20 स्क्वाड्रंस की कमी हो जाती है। दैट ब्रिंग्स अस टू अराउंड 400 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो हमें जो है प्रोक्योरमेंट नॉट जस्ट हमें उसको इम्प्रूव करना है, बट जो इंडियन एयरफोर्स का हॉराइजन है इन टर्म्स ऑफ कि वो कैसे नए प्लेटफॉर्म्स को एनविजन करते हैं, उसमें उसकी डेवलपमेंट में कैसे पार्ट लेते हैं, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। नॉट जस्ट चेंज, कॉपी ही कर दें हम इंडियन नेवी की तरह। चाहे वो रिसेंट केसेस में इंडियन आर्मी का भी अपना एक डिज़ाइन ब्यूरो आया है, और जो नया आसमी गन है वो भी इंडियन आर्मी के इसी नए डिज़ाइन ब्यूरो के हेल्प से ही बनाई गई है। और इट हैज़ बीन अ फैबुलस सिस्टम बेस्ड ऑन जो फीडबैक्स आए हैं। सो फ़ायदा होगा, थोड़ा स्लो होगा शुरुआत में, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एयरफोर्स इफ दे स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑन देयर ओन premises और ऑन देयर ओन। सो दैट विल बी इट। जो आपको बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे जो कोर आपका इनोवेटर कम कस्टमर मॉडल है, जहाँ पे इंडियन नेवी जिसको यूज़ करती है, वहाँ पे एक कंटिन्यूस फीडबैक लूप रहता है जिसमें इंडियन नेवी खुद इन्वॉल्व रहती है। बट इन द कस्टमर ओनली सेंट्रिक मॉडल, जहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म है वो बहुत मिसअलाइंड है बाय डिफ़ॉल्ट। एट इट्स कोर फाउंडेशन बहुत मिसअलाइंड है, वो उससे डिले ही होता है। सो सिंपल थिंग कि भाई इंडियन एयरफोर्स शुड go into their own designing thing, like the Indian Navy and lately the Indian Army, and it will be helpful overall. And that is the reason the Indian Navy has been constantly improving or constantly inducting some new platforms in like almost every second month। और अभी इतना कॉमन हो चुका है कि ये कोई बड़ी खबर बनती ही नहीं है। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो LCA Mark 1A का G404 की हर इंजन का अराइवल एक बड़ी खबर बन चुकी है। दैट शुडंट बी द केस इन अ सेम कंट्री, or in a country that is looking to be a superpower come to 2047 or 2047, or even a major regional power in next 10 years। So that shouldn't be the case। सो बीइंग सेड दैट, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके क्या विचार है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।